इसके सारे जिस्म में मुझे इसकी आंखें बहुत पसंद थीं। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आँखों के मामले में सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थीं, लेकिन इसके बावजूद इनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और इन आँखों की मुलाकात एक हस्पताल में हुई। मैं इस हस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफ़साने को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक हस्पताल था जिसमें मेरा एक अज़ीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। यूँ तो मैं तेमादारी का कायल नहीं, मरीज़ों के पास जाकर इनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पेहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अज़ीज़ को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफ़रत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार मुंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। मैं इन आँखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थीं। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि आप ये आँखें देखते तो आपके दिल व दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर इनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते नहायत वाहियात आँखें हैं। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे इसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुर्का पहने हुए थी मगर नकाब उठा हुआ था। इसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में जो बड़ी थी ना छोटी, स्याह थी ना भूरी, नीली थी ना सब्ज़, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। इसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज़ में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेज़ी से कहा, चल तो रहा हूँ, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो इस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। इसके सारे वजूद में सिर्फ इसकी आंखें ही थीं जो पसंद आई थीं। मैं आगे बढ़ा और इसके पास पहुंच गया। इसने मुझे पलके न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है, इन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं इसी से मिलने के लिए यहाँ आया था। मैंने इस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक का पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ़ हैं। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीज़ों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज़ और तंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर भी दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गए। ओह, तो तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और इससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो।
डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट का पूछ रही थी। मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज़ थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी इनकी स्क्रीनिंग की और इन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने इस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, इसने कहा था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने इससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े ज़ोर के साथ इससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज़ लहजे में इससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने इसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर इसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे इसकी पसलियां नज़र आईं। इसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक इसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद इसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती बिल्कुल साफ़ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर जो काफ़ी बड़ी बड़ी थीं, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज़ पर पड़ा था। मैंने बढ़कर इसे उठाया और इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफ़ा है। हनीफ़ा। डॉक्टर सादिक ने इसका नाम पर्ची पर लिखा और इसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज़ के अंदर अपनी अंगिया में अड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर इसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। इसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा ताल्लुक़ है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे इसकी आंखें पसंद आ गई थीं। मैं इसके पीछे पीछे था। इसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुँचे तो मैंने हनीफ़ा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? इसने एक गली का नाम लिया तो मैंने इससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी इधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। मैंने जब इसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेस का शीशा बन गई हैं। मुझे इसका गोश्त पोस्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नज़र आता था। लेकिन इसकी आंखें वो बिल्कुल साबित व सालिम थीं, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच कर कि कोई देख लेगा, मैंने इसके साथी लड़के को इसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटू हूँ। मंटू? ये मंटू क्या हुआ? कश्मीरियों की एक ज़ात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाइस हैं। मैंने मुड़कर इससे कहा, यह तो बहुत ऊंची ज़ात है। वो मुस्कुराई और इसकी आंखें और ज़्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफ़ा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं इनमें क्या चीज़ थी जो कशिश का बाइस थी।
मैं इससे पेशतर अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और इसके बालों की एक लट को, जो इसके माथे पर लटक कर इसकी आँख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और इसके सर पर चिस्पा कर दी। इसने बुरा ना माना। मैंने और जसारत की और इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी इसने कोई मज़ाहमत नहीं की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फ़ौरन इसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, उस बाज़ार में। तांगे ने इधर का रुख किया। बाज़ार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज़्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चौंके गढ़े थे, इसलिए ज़ोर के धचके लग रहे थे। बार बार इसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि इसे अपने जानों पे रख लूं और इसकी आंखों को देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद इनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफ़ा बैठी रही। मैंने इससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफ़ा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीब व गरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने इससे पूछा। कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, यह कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने इसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मतहिर था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने इस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें ख़राब हैं, दिखाई नहीं देता।